प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, पूरे देश में आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का माहौल बना हुआ है। हमने आपसे वादा किया था कि हम 29 तारीख को आपको मैराथन कराएंगे साइटोलॉजी का, और उसके बाद 30 तारीख को हम उसके क्वेश्चन आंसर का जो है मैराथन आपको करा देंगे। साइटोलॉजी के सभी प्रश्नों को अगर एक साथ कलेक्शन किया जाए तो लगभग 300 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि साइटोलॉजी से पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों का डिटेल कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेकर के हम कल आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। आज 29 है और आज की जो आपकी क्लास है, आपको सेल पढ़ना है पूरा और आपको सेल डिवीजन पूरा पढ़ना है। मेरा ये काम है कि मैं आपको इसमें जोड़े रखूं और आपको एक एक करके चीजों को समझा पाऊं, और आपका भी ये कार्य होना चाहिए कि आप स्थिरता से जुड़ करके सारी बातों को एक एक करके सुनते जाइए और समझने का प्रयास करिए। मेरा मानना है कि आप भी मानेंगे, ये पहले एक बार पूरा एनसीईआरटी कर लें और उसके बाद पूरा हम इसका जो है क्या करते हैं, प्रैक्टिस पेपर कर लेते हैं, तो हमारी तैयारी का 90% हिस्सा पूरा हो जाता है। 10% हिस्सा जो है वह क्वेश्चन आंसर में ही पूरा हो जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन से पूरा हो जाएगा, तो आप 100% एक टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। तो लास्ट में हम आपको कल बताएंगे कि हम आपके हिस्टोलॉजी का यानी टिश्यू का कब करवाएंगे, तो उसके बारे में कल बता देंगे। आज की क्लास स्टार्ट करें। श्री गणेशाय करने चल रहे हैं। आप सबका प्रेम स्नेह, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आप सभी लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो, बीच में बातचीत नहीं, श्रृंखला शुरू करने चलते हैं। बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आप सबके लिए है और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन ये तो एनसीईआरटी है, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार मेरे हिसाब से पढ़ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ही नहीं लगेगा बल्कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। जो आप कर चुके हैं कंप्लीट रिवीजन के साथ साथ आपका इंप्रूवमेंट भी कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करें। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए और तुरंत आपके लाइक शेयर की बटन चलती रहनी चाहिए और आपका प्रेम यहाँ पे दिखना चाहिए कि आप कितना इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं। उतनी ही ऊर्जा हमको मिलेगी, हम दूसरे वीडियो को कंटेंट को उतना ही बेहतर लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेल, आप सभी लोग जानते हैं कि सेल को क्या कहते हैं। हम लोग कहते हैं बेसिक जो है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की शरीर की संरचनात्मक इकाई जो होती है उसका निर्माण सेल से होता है। 9th में आपको एक टॉपिक क्लास 9th के एनसीईआरटी में दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। वहां पे डू यू नो करके दिया गया, तो आप उसे पढ़ लीजिए। वैसे हम अभी शामिल करके उसे आपको पढ़ा देंगे। वहीं पे एक चीज और दिया गया है, आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन के बारे में क्लास 9th के एनसीईआरटी में, जो कि 11th में नहीं दी गई है। तो इसे भी मैं आपको आज ऐड करके इसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं व्हाट इज ए सेल। सेल क्या है, सेल के मूल, स्ट्रक्चर, फंक्शन, संरचना सब कुछ पढ़ेंगे आज, क्योंकि ये हमारा फाइनल वीडियो है। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, बस पेपर में जाना है और पेपर में जाकर के हमें आने वाले 5 प्रश्नों को 100 आउट 100% सही करके आना है। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ इस कंटेंट में हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। इतना ही नहीं, कल का प्रैक्टिस पेपर का सेशन जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस पेपर का आपको वो भेज दिया जाएगा, क्या कहते हैं, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले सेल थ्योरी, उसके बाद ओवरव्यू, सेल का ओवरव्यू पढ़ेंगे। यहां से खूब प्रश्न आपके आते हैं। और उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन दूसरा चैप्टर है, वहां से पढ़ेंगे। और क्लास 9th में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, हाइपरटॉनिक, आइसोटॉनिक और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन के बारे में, और डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में वहां पर दिया गया है। तो इन दोनों के बारे में क्लास 9 से पढ़ेंगे। इतनी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट आपके सामने यहाँ पे थ्योरी में देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ बातें बस डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट करने वाला। देखिए, When you look around, कह रहा है अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ईगो को साइड रख दीजिए, कुछ देर मेरी बात को मेरे हिसाब से एक बार पढ़ लीजिए जो मैं कह रहा हूं। कल का वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें 300 प्रश्नों का, 300 से ज्यादा प्रश्नों का हम आपके साथ मैराथन करने वाले हैं। परंतु यह वीडियो उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है, चूंकि आपको बेस से स्टैंडर्ड तक को जोड़ेगा। ठीक है, तो शून्य से शिखर के सफर में निकलिए और बहुत हिसाब से आगे की दिशा में बढ़िए। कह रहा है कि
व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप चारों तरफ देखेंगे, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो आप दो चीज देखेंगे, लिविंग को देखेंगे और नॉन लिविंग चीजों को देख पाएंगे। जब आप बाहर निकलेंगे तो दो चीजों को देख पाएंगे, एक तो लिविंग को देखेंगे जिसके अंदर लाइफ है, और दूसरा नॉन लिविंग देखेंगे जिसके अंदर लाइफ नहीं है। यू मतलब आप, मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड सेल्फ, आप आश्चर्यचकित होंगे और खुद से प्रश्न पूछेंगे। जब आप अकेले में निकलते हैं कहीं सफर में, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, रोड सुनसान है, आप अकेले हैं उस रोड पे, तो आप अपने आप से बातें करते हैं, तो आप अपने आप से क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे? देखिए आगे दिया गया, व्हाट क्या इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, ऐसा कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी चीज है जिससे यह ऑर्गेनिज्म लिविंग है। यानी लिविंग नॉन लिविंग में एक क्राइटेरिया बन गई कि लिविंग क्यों है, ये आप अपने आप से पूछ रहे हैं। अथवा क्या पूछेंगे, व्हाट इज द इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच इज द लिविंग थिंग्स है। द आंसर, आंसर क्या होगा फिर, आंसर भी चूंकि अपने से प्रश्न कर रहे हैं तो अपने से आंसर भी आएगा। कह रहा है द आंसर टू दिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक, कह रहा है ये आंसर आपको मिल रहा है भाई देखो इनके पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहा जाता है, सेल को कहते हैं। द सेल इज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वहां पर सेल पाया जाएगा। यानी जो वायरस है एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग की, तो यहाँ पे सेल कॉन्सेप्ट नहीं है, सेल थ्योरी नहीं प्रूव कर पाती है वायरस के बारे में। तो सेल थ्योरी वायरस में क्या है, एक्सेप्शन के तौर पे यूज की जाती है। वायरस जो है सेल को मशीनरी की तरह यूज करता है, लेकिन वायरस जिस सेल को मशीनरी की तरह यूज करता है वह सेल वायरस की नहीं होती है। ठीक है, आप जानते होंगे इस बात को, क्योंकि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे भी मैंने आपसे बताया था। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। कौन ऑर्गेनिज्म, अब किसके लिए आ रहा है ऑर्गेनिज्म टर्म, अब जितनी बार आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, लिविंग के लिए आ रहा है। देख लीजिए यहाँ लिविंग था, यहाँ ऑर्गेनिज्म था, अब ऑर्गेनिज्म लगातार आपको रिपीट होता हुआ एनसीईआरटी में दिखाई पड़ेगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है, सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, कह रहा कुछ ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल से मिलके बने हैं। यानी सिंगल सेल मतलब एक कोश की हैं, एक ही कोश का उनके जीवन में पाई जाती है। आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, अगर उनके जीवन में एक ही कोश का पाई जाती है और जिससे सभी वाइटल एक्टिविटी उनकी कंप्लीट होती है। बॉडी के लिए जो वाइटल एक्टिविटी है जिसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी यूनिसेल से ही कंप्लीट हो जाती है, अतः इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि अगर हम दूसरे की तरफ देखते हैं तो कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, ये बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। कल हम आपको मेजरमेंट यूनिट, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मेजरमेंट यूनिट एक चीज बताएंगे आपको, साथ में उसमें हम आपको बताएंगे स्टेनिंग प्रोसेस। स्टेनिंग प्रोसेस में जैसे आप बैक्टीरिया में पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन आंसर शुरू होने से पहले एनसीईआरटी पॉइंट्स रहेंगी, उस एनसीईआरटी पॉइंट्स में मान चलिए कम से कम 100 एनसीईआरटी पॉइंट्स रहेंगी, जहां से मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आपका पेपर वहीं से आएगा। मतलब इन सबका जो प्रारूप है उस प्रारूप का निचोड़ एनसीईआरटी पॉइंट्स रहेंगी, और उसी 70-80 से 100 के बीच में रहेंगी एनसीईआरटी पॉइंट। उसी एनसीईआरटी पॉइंट्स में से आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन तब आपको एनसीईआरटी पॉइंट समझ में आएगी जब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। इसलिए पढ़िए। ठीक है, कह रहा है कि मेनी सेल बहुत, या तो कुछ यूनिसेलुलर हैं या तो कुछ कैसे हैं मल्टीसेलुलर हैं। आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मल्टी सेल यानी बहुत से ज्यादा सेलों से मिलकर बने हैं, जिसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बॉडी का फॉर्मेशन है, उसे हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं। लेकिन जिनके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर हैं, यानी पूरी वाइटल एक्टिविटी मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ एक ही सेल से कंप्लीट होती है, उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। आंसर आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, लिविंग के लिए, याद रखिएगा। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही। आर कैपेबल, वह सक्षम है किसमें, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड, कह रहा है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र,
स्वतंत्र रूप से एग्जिस्टेंस मतलब सरवाइव करना, स्वतंत्र रूप से सरवाइव करने के लिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वह भी कैपेबल है, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर सेल है वह भी सिंगल यानी इंडिपेंडेंट होकर के स्वतंत्र रूप से सरवाइव कर सकती है। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं और सरवाइव करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के सभी मेंबर इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे आपका डायनोफ्लैजिलेटा हो, चाहे आपका क्राइसोफाइटा का मेंबर हो, चाहे आपका जो यूग्लिनाइडी का मेंबर हो, चाहे आपका जो है क्या कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स हो, चाहे आपके जो है क्या नाम है उसके बाद अगर फंजाइम चले जाए, चाहे ईस्ट हो या एल्गिम चले जाए, क्लेमाइडोमोनास हो, इन सभी यूनिसेलुलर हैं और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट होकर के एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो ये पहली कैपेबिलिटी पाई जाती है, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आगे बढ़िए। एंड दूसरा क्षमता क्या है? परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शनल, लाइफ के लिए जो इसेंशियल है, जो जरूरी है, उन्हें कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, पाई जाती है। ठीक है। Anything less than to the complete structure of the cell does not ensure to the independent life. Hence, cell is in the fund. कह रहा कि अगर सेल नहीं है तो आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यानी आधारभूत, स्ट्रक्चर मतलब संरचना है, फंक्शनल मतलब कार्य की, कैसा? किसी भी जीव के कार्य करने की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ऐसी बातें इस लाइन में लिखी गई हैं। कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट कर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाषा शैली कैसी है, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मुझे उम्मीद है कि हर एक व्यक्ति इस बात को समझ पा रहा होगा। थोड़ी सी स्पीड आपको लग रही होगी तेज है, स्पीड तेज इसलिए है कि लेंथ बड़ी है, हमको ज्यादा चीजें करनी है, तो थोड़ा सा आप कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। बहुत स्लो करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप बढ़ा के देखेंगे तो ओवरलैपिंग होने लगती, आप स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते। देखिए यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम आ गया, यह वैज्ञानिक आपको बार बार मिलते रहेंगे और इस वैज्ञानिक से पहले एक वैज्ञानिक और है, कहाँ पे? 9th की एनसीईआरटी में। मैंने आपसे कहा कि सेल की डिस्कवरी के बारे में जो मूलभूत कहानी है, वो मूलभूत कहानी कहाँ है? 9th में, साइटोलॉजी में, यानी 9th में जो सेल है। तो मूलभूत कहानी तो हम आपको बताएंगे, जहां पे रॉबर्ट हुक के बारे में बताएंगे, कार्क के बारे में बताएंगे, कार्क पौधे के बारे में बताएंगे, उस पौधे का नाम क्या है ये भी बताएंगे, उसका साइंटिफिक नेम पूछा गया, कल क्वेश्चन में उसको कराएंगे। तो ये सभी चीजें कल हम बताएंगे, लेकिन इसमें हम 9th की चीजों को ऐड करेंगे, लेकिन लास्ट में। ठीक है। तो ये एक वैज्ञानिक यहाँ पे रिपीट होते हैं जो कि लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे। तो सबसे पहले इनका नाम आ गया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने डिस्क्राइब लाइव सेल। किसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था? लिविंग सेल को। देखिए गलती मत करिएगा, सेल की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने सेल पेरिफेरी ढूंढा था, यानी डेड सेल को ढूंढा था। उन्होंने उसे माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में पब्लिश किया था। यह घटना है कब की? 1665 की। परंतु हुआ क्या कि लिविंग सेल की आपसे पूछा जाता है, ये चीजें दोनों जो मैं अभी बोला, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किया था, कब किया था? उन्होंने एक पौधे से किया था जिस पौधे का नाम था कार्क। कार्क से किया था, स्लाइस थी, उसका साइंटिफिक नेम भी हम आपको बताएंगे। और वहां पे हमने जो है रॉबर्ट हुक और जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने कब डिस्कवरी किया था? 1674 में, यानी उनके 9 साल के बाद इन्होंने खोजा था, लेकिन इन्होंने लिविंग सेल को खोजा था। अगर आपसे पूछा जाए हु हैव डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो आप किसके पास जाएंगे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के पास जाएंगे। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है स्पर्म सेल को ढूंढे थे, और इन्होंने किसको ढूंढा? बैक्टीरिया को ढूंढे थे। और इन्होंने किसको ढूंढा था? इस तीत को स्क्रैच किए थे तो उसमें बैक्टीरिया मिले थे, और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ढूंढे थे। इसी उनको इन्होंने क्या नाम रखा था? एनिमलक्यूल नाम रखा था। याद होगा आपको, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने उस जीवों का नाम क्या रखा था? एनिमलक्यूल रखा था। बाद में मान लीजिए उसे लिविंग सेल कहा गया। आप सब जानते हैं इस बात को, सभी कहानी पढ़े हैं। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन लेटर, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी डिस्कवरी कर दी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है।
तो दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया, कब किया, तो आप कहेंगे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं सेल के अंदर, जो भी एक्टिविटी होती है उसको गवर्न करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो बात ये उठती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वहां पे न्यूक्लियोइड होता है, जेनेटिक मटेरियल वहां पे भी पाए जाते हैं। बस उस जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ा होता है। प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल आपके आरएनए और डीएनए दोनों हो सकते हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं, तो उन्हें पाया जाता है, लेकिन वहां पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ी होती, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। आगे बढ़ जाए, आगे कह रहा है कि फिर देखिए आगे लिखा है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन होने के साथ और इसके इंप्रूवमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से सेल की डिस्कवरी को और डिटेल में स्टडी किया जाना शुरू कर दिया गया। यानी सेल की जो सबसे ज्यादा डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के नए नए इन्वेंशन के बाद सेल की डिस्कवरी और इजी हुई और आसान हुई और हम ज्यादा इन्वेंशन कर पाए, ज्यादा चीजों को सीख पाए। तो आगे बढ़ते हैं, अगली टॉपिक आपकी है सेल थ्योरी। किसको पढ़ना है, सेल थ्योरी के बारे में हमको डिस्कस करना है। दो चीज है, एक है सेल प्रिंसिपल और एक है सेल थ्योरी। कल हम आपको प्रैक्टिस पेपर के साथ सेल प्रिंसिपल के भी कुछ पॉइंट बताएंगे, सेल थ्योरी के भी कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। उस क्वेश्चन के साथ हम वहां पे उसके ब्रीफ डिफरेंस को ऐड करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। जो ये पीडीएफ है बहुत महत्वपूर्ण है, जो पीडीएफ कल आपको हम देंगे, तो एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। जो कल हम पीडीएफ आपको देंगे बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ होगा, वह पीडीएफ आप जरूर पढ़िएगा। और मैं फिर से आप सबसे कहूंगा कि नीचे नंबर दिया गया है 800 410 99 89, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और ये नंबर है 88 87, ध्यान सुनिएगा, 97, ये 87 है 43 95, इस नंबर पे आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर करके जुड़ सकते हैं। चाहे आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी की। अगर आप इस नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें देंगे, बिहार वाले 199 देंगे, क्योंकि बिहार का पूरा बैच अभी चलना बाकी है। लेकिन झारखंड वालों का जो है बैच आधा से ज्यादा चल चुका है, तो वो 99 रुपये दे करके मैराथन के पीडीएफ को ले सकते हैं। बिहार वालों का बैच अलग है, बिहार वालों का ये वीडियो नहीं है, यह वीडियो झारखंड वालों के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन टॉपिक बिहार वालों की भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिहार का बैच लेना चाहते हैं तो आपको 199 रुपीज पे करना होगा। नंबर आप फिर से नोट कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस नंबर को आप नोट करिए। उस पर मैसेज करेंगे तो आपको एक रिप्लाई मैसेज जाएगा, जिस मैसेज में जो नंबर है उस पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो एक रिप्लाई मैसेज जाएगा जिसमें आपको पेमेंट का नंबर मिल जाएगा, और उसमें आपको उस नंबर पे आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेल थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं और सेल थ्योरी की चर्चा करते हैं। देखिए सेल थ्योरी कह रही है कि इन 1838 1838 ईस्वी में स्लाइडेन नामक एक साइंटिस्ट हैं, मैथस स्लाइडेन, और ये जर्मन के बॉटनिस्ट हैं, याद रखिएगा जर्मन के बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने एग्जामिन किया ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, बहुत से प्लांटों पे इन्होंने अध्ययन किया, एंड ऑब्जर्व दैट द ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल। और ये यहाँ पे पहुंचे कि जितने भी पौधे होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, उसी से टिश्यू का निर्माण होता है और प्लांट टिश्यू बन जाते हैं। यानी जो स्लाइडेन है, सॉरी माफ करिएगा, जो स्लाइडेन है, हाँ सही, तो जो स्लाइडेन है 1838 में इन्होंने बताया कि प्लांट जो हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं, वही सेल टिश्यू बनाते हैं और प्लांट की ग्रोथ होती है, यानी प्लांट बड़े हो जाते हैं। एट अबाउट ऑफ सम टाइम, इनके कुछ समय के बाद, ज्यादा टाइम की बात नहीं, 1839 ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं, थियोडोर स्वान। इनका नाम क्या है, थियोडोर, यहाँ पे स्वान, यहाँ पे 1839 में ये वैज्ञानिक हैं, ये ब्रिटिश के हैं। ये कहाँ के हैं, ब्रिटिश के हैं और जूलॉजिस्ट हैं। और ये भाई साहब कहाँ के थे, जर्मनी के थे, और ये कहते थे बॉटनिस्ट थे। याद रखिएगा, दोनों का मैच करने के लिए आता है। बॉटनिस्ट, ये ब्रिटिश हैं और जूलॉजिस्ट हैं। स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, इन्होंने विभिन्न प्रकार की एनिमल सेल का अध्ययन किया और रिपोर्ट किए कि दैट सेल हैड द थिन आउटर लेयर व्हिच इज द टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने उसी के साथ साथ और किसका अध्ययन किया था, सेल के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन का अध्ययन किया था, जिसे हम लोग आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसकी डिस्कवरी भी इन्होंने की थी, किसने, स्वान ने। और ये कहा था कि सभी ही आल्सो कंक्लूडेड
बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। इन्होंने जब प्लांट टिश्यू का अध्ययन किया तो वहां पर इन्होंने सेल वॉल को देख लिया। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। आपको याद होगा कि लीनियस ने जब सेल का डिवीजन किया था, कब की घटना है, लीनियस 77 में किए थे। जब उन्होंने वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण करते वक्त सन आगे पीछे हो सकता है, सन पे मत जाइएगा। तो इन्होंने लीनियस जो है, तो उन्होंने लीनियस ने क्या कहा था कि जितने में सेल वॉल पाई जाती तो उनको प्लांटी में रख दिए थे, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, और जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती तो उन्हें एनिमेलिया में रख दिए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि तीन चीजें आई कि जो फिर फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आता, कब आता है बताइए? फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है, जल्दी बता दीजिए कब आता है? फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है 1969 में। कौन लाता है? तो उनका नाम है, जल्दी बता दीजिए, व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लाया जाता है। जो पहला किंगडम बनाते हैं मोनेरा, जिसमें सभी प्रोकैरियोट को रख देते हैं। दूसरा किंगडम बनाते हैं, बताइए दूसरे किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर का रख देते हैं। तीसरा फंजाई आ जाता है, जिसमें प्लांट तो है लेकिन वो प्लांट कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक है। और उसके बाद फिर आ जाता है फोर्थ प्लांटी, जो कि ऑटोट्रॉपिक होता है। और फाइव आ जाता है एनिमेलिया, एनिमेलिया तो हेट्रोट्रॉपिक ही होगा। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पे स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ द बॉडीज एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कह रहा है कि स्वान यह बात कह पाए कि एनिमल और प्लांट जो है एक कंपोज्ड ऑफ सेल, इस सेल के बने होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। कब? जब इन्होंने अध्ययन किया प्लांट को भी और एनिमल को अध्ययन किया तो ये यहाँ पे पहुंचे। देखिए प्लांट का इनके इसलिए नहीं माना जाता है कि ऑलरेडी स्लाइडेन ने कर लिया था, इसलिए स्वान को सिर्फ एनिमल के बारे में माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ये दोनों लोगों ने मिलकर के सेल थ्योरी को बनाया। स्लाइडेन और स्वान जो है, इन दोनों लोगों ने फॉर्मुलेट किया, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से, दिस थ्योरी, दिस मतलब सेल थ्योरी, सेल थ्योरी however did not explain as the how new cell are formed। एक सब कुछ तो सही था लेकिन इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कहां से होगा। एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू सेल का फॉर्मेशन कहां से होगा, यह बात स्लाइडेन और स्वान की जो सेल थ्योरी थी ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तब आते हैं एक नए वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो को आपने क्या कहा? विर्चो हैं और 1855 में इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया सेल डिवाइड्स बाय न्यू सेल। इन्होंने कहा कि सेल डिवाइड करती है और नए सेल का फॉर्मेशन करती है। माइटोसिस और मियासिस का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, हम लोग अभी सेल डिवीजन आज पढ़ेंगे, हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। आर फॉर्म फ्रॉम द, और इन्होंने इतना ही नहीं कहा कि इन्होंने कहा कि फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पूर्ववत कोशिकाओं से होता है, जिसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहावत कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज किया जिसका नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द स्लाइडेन। इन्होंने स्लाइडेन की हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना को मॉडिफाइड किया और स्वान की भी परिकल्पना को मॉडिफाइड करके सेल थ्योरी दे दिए, फाइनल शेप दे दिया और सेल थ्योरी को इन्होंने इस तरह से समझाया। आज जैसे सेल थ्योरी समझी जाती है उसके दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, असर्शन रीजन में काम देंगे, याद रखिए। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एक एक वाक्य इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत स्थिरता से चल रहा हूँ। आपको मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, मेरा प्रयास सफल तब होगा जब आप उन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, सीख पाएंगे। कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेन, सभी लिविंग ऑर्गेन जो हैं एक कंपोज होते हैं, बने होते हैं सेल से। किससे बने होते हैं? सेल से। आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल से। ये बात ऑलरेडी आपको याद होगा कि इस बात को किसने कहा था? इस बात को स्वान ने ऑलरेडी कहा था, लेकिन स्वान की जो बात अधूरी रह गई थी उससे विर्चो ने अपने यहाँ जोड़ा, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये सेंटेंस हो गया कि ऐसे मिलाकर के पूरा सेंटेंस उन्होंने दो बात में कह दिया, क्योंकि ये बात तो पहले से ऑलरेडी स्वान ने कह रखी है, लेकिन विर्चो की इस बात को भी मिलाकर के मिर्च मसाला लगा करके दो बातें बताई गई और यही दो बातें क्या कहलाती हैं? सेल थ्योरी कहलाती है। सेल थ्योरी यही आपको देखने को, पढ़ने को मिलेगी।
उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल के ओवरव्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके ओवरव्यू करेंगे, उससे पहले 1 मिनट के लिए विश्राम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे दिया गया है एन ओवरव्यू ऑफ ए सेल। एक सेल का ओवरव्यू करेंगे और देखते हैं क्या क्या मैटर, पूरा समझने का प्रयास करते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पील। आपने पहले से ही ओनियन पील या चिक एम्ब्रियो के बारे में पढ़ लिया। आप पढ़े नहीं हैं, मैं आप अरे सॉरी, मैं अभी आपको बताऊंगा। 1 सेकंड रुक जाइए। एक ऐसे कहाँ चला गया भाई, बस आ रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए। हम्म हम्म ठीक है। इसको, हाँ इसको हटाइए यहाँ से, तो बार बार डिस्टर्ब करेगा। हाँ, कह रहा है कि आप ओनियन पील यानी 9th में आपने ओनियन पील की एनसीईआरटी में, और ह्यूमन चिक के बारे में आपने पढ़ा। आप नहीं पढ़े, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। किसमें स्टडी किया गया था? अंडर माइक्रोस्कोप में। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। आप उसके स्ट्रक्चर को फिर से रिकलेक्ट करिए, ठीक है। तो मैं अभी बाद में मैं आपको बता दूंगा, जो लिखा गया सब कुछ मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा द ओनियन सेल विच आर द टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल कैसी थी? प्लांट सेल थी। और जो चिक एम्ब्रियो की सेल थी या चिक सेल थी, चिक की, तो वह चिक है डिस्टिंक्ट सेल वॉल। वो किससे ढकी हुई थी? सेल वॉल से। एट द आउटर बाउंड्री, जो कि उसकी ऊपर की बाउंड्री थी। पहले ओनियन सेल की बात कर रहा, कह रहा कि ये टिपिकल सेल है, और जो किससे ढकी हुई थी? बाउंड्री से ढकी हुई थी। उसके नीचे क्या पाया जाता था? सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल, सबसे पहले सेल वॉल है, सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन है। तो यानी सबसे आउटर कवरिंग क्या हो गई? सेल वॉल। और सेकंड कवरिंग क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। किसकी बात हो रही थी? ए ओनियन सेल की, जो कि प्लांट सेल है। फिर दूसरी बात कह रहा है द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक। जो ह्यूमन चिक एम्ब्रियो चिक है, उसकी सेल जो थी, आउटर मेम्ब्रेन इज द डिलिमिटेड स्ट्रक्चर। इसमें कोई लिमिटेड स्ट्रक्चर नहीं था, यानी सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। उसके अलावा कोई नई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही थी। इनसाइड ईच सेल इज द डेंस मेम्ब्रेन। सभी सेल कैसी थी? डेंस मेम्ब्रेन थी। बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसके बाद भी इसमें क्या पाया जाता था? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया गया, जिसको नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस नाम दिया गया। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस में एक चीज और पाई जाती है, जिसका नाम होता है गुणसूत्र, जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं। विद इन टर्न कंटेंट टू द जेनेटिक मटेरियल। और यह गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम होता है, इसके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हम जेनेटिक्स में आपको बताएंगे। जेनेटिक मटेरियल में वहां पे विवाद है कि आरएनए वर्सेस डीएनए। फिर बाद में प्रूव किया जाता है कि आरएनए जो है वायरस में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। बताइए कि इस परिकल्पना का किसने प्रतिपादन किया था, या उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने बताया था कि डीएनए द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बट आरएनए द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। ये बात किसने बताई थी? आप अगर कमेंट कर सकते हैं तो करिए, मैं भी देखूं आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। कह रहा है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, या एक एक शब्द देखिएगा, न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जबकि वेयर एस, जबकि सेल डेट लैक मेम्ब्रेन, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लैक मतलब नहीं पाया जाना, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्लियर हो गया? इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, अगर हम दोनों की बात करें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसमें एक द्रव्य पाया जाता है जो कि सेमी सॉलिड है, ना ही पूरी तरह से लिक्विड है, ना ही पूरी तरह से सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये इस पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है, यानी जो खाली स्थान है उसमें भरा हुआ है। द साइटोप्लाज्म इज इन द मेन एरिया ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स। कह रहा सेल जो साइटोप्लाज्म है, यही मेन एरिया है जहां पे सभी एक्टिविटी होती है।
वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन द कीप ऑफ द सेल लिविंग स्टेट। कह रहा है कि सेल अपने लिविंग रहने के लिए, जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करती है। सेल को छोड़िए, हम लोग भी अपने जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। अगर एक्टिविटी ना करें ना तो फिर पता चला कि बांस वोस कटना शुरू हो जाएगा। तो एक्टिविटी करना जरूरी है, एक्टिविटी करते रहिए। आप अगर जीवित हैं तो ये बताते रहिए, हलचल होती रहनी चाहिए आपकी बॉडी में, शून्य मत पड़िए, कुछ न कुछ करते रहिए। अच्छा करिए, बुरा करिए, लेकिन करते रहिए, चलते रहिए। जीवन में चलना जरूरी है। वो एक कैसे कहावत है कि अगर चल दिए तो चल दिए। एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि लौट चले। सफर में चलते चलते एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि लौट चले। फिर दिल ने कहा कि चल दिए तो चल दिए। अगर हम सफर पे निकल चुके हैं तो मंजिल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, क्या परिश्रम है, क्या उसके लिए हमें त्याग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितनी आपको जिल्लतें झेलनी पड़ेंगी, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, ये सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी प्रोडक्ट ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस राह पे चलना है तो फिर आप कदम पीछे नहीं ले सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं कि आप कायर नहीं हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, सोर्सेस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, गूगल की मदद ले सकते हैं। लेकिन कदम आगे बढ़ा करके पीछे खींचना एक कायरपन की निशानी है। अगर आप सच में स्ट्रांग हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने कदम बढ़ाया तो आप सिलेक्शन छीन करके लाएंगे, तो लाइक तो कर दीजिए। लाइक आपका कोई नैतिक अधिकार है लाइक करना। तो नैतिक अधिकार का पालन करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि कल का कंटेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शेयर पे, आपकी लाइक पे ही हम और ज्यादा मोटिवेट होके आपके लिए और ज्यादा काम कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, हम ही नहीं जितने भी यूट्यूबर लाइक कर दिया करिए, कोई नुकसान नहीं होता इससे। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा द यूकैरियोटिक सेल है अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कह रहा है कि न्यूक्लियस तो है ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसके अलावा बहुत सी ऐसे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल में बहुत से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड हैं। और कार्ड उन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर कहते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, कह रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल लैक, मतलब नहीं पाया जाता मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन याद रखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, किस में नहीं, तो आप यहां से अपने आंसर को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली टॉपिक आप देखते हैं क्या है, दिया गया है, देखिए यहाँ पे। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। फाउंड इन द सेल ऑल सेल, ये सभी सेल में पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में, दोनों में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि विच ऑर्गेनेल इज द कॉमन इन द बोथ ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यू कैन एक्सप्लेन टू द, या यू कैन राइट आंसर ऑफ द राइबोसोम। विद इन द सेल, अगर सेल की बात करें, सेल के अंदर राइबोसोम आर द फाउंड इन नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम ना सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कह रहा है सेल के अंदर राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता, बल्कि कहाँ कहाँ पाया जाता है? टू ऑर्गेनेल्स, दो और ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाया जाता है। तो कह रहा है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा दो ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में और माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और किस पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। आगे बढ़ जाए। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे आप सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। अब प्लांट सेल में तो कंफर्म हो गया भाई, सिर्फ एक पाया जाता है राइबोसोम, लेकिन एनिमल सेल में राइबोसोम और सेंट्रोसोम दो हो गया। अब ऑप्शन में अगर ए और बी कर दे तो फिर आप किसके पास जाएंगे? तीसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आपके पीएचडी लेवल में पूछा जाएगा कि इन एनिमल सेल विच इज द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में आपको सेंट्रोसोम दे देगा, राइबोसोम का नाम ही नहीं देगा, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सेंट्रोसोम सही हो जाएगा। और सेंट्रोसोम का मेन काम क्या होता है? आप सभी लोग बहुत दिन से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि सेल डिवीजन में मदद करता है। इसका काम मेन होता है सेल डिवीजन करना। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
कह रहा है सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, सेल जो है साइज में डिफरेंट होती हैं, अलग अलग साइज की सेल पाई जाती हैं, शेप में डिफरेंस पाया जाता है, उनकी एक्टिविटी में डिफरेंस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी सेल होती हैं और ये कितना होता है 0.3 म्यू माइक्रोन इनकी लेंथ होती है। वाइल जबकि बैक्टीरिया की अगर हम बात कर लें तो बैक्टीरिया में ये देखिए बहुत से सेल के शेप और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं, जबकि बैक्टीरिया की बात कर लें कुड 3 to 5 म्यू माइक्रोन, कितना 3 से 5 मिली माइक्रोन की पाई जाती है। कल हम आपको मेजरिंग यूनिट पढ़ाएंगे, चूंकि लैब असिस्टेंट में मेजरिंग यूनिट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कल के प्रैक्टिस पेपर में हम मेजरिंग यूनिट आपके डाल देंगे। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑफ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, कह रहा है कि अगर सिंगल सेल की लेंथ की बात की जाती है तो जो सबसे लार्जेस्ट होती है वो कौन है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज द अबाउट ऑफ द 7 म्यू माइक्रोन इन डायमीटर, अगर हम आरबीसी की बात करें तो 7 म्यू माइक्रोन डायमीटर में होती हैं। नर्व सेल की बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट सेल होती है और लगभग 18 सेंटीमीटर तक होती है, 18 सेंटीमीटर तक की पाई जाती है। कौन सी, नर्व सेल, ठीक। और ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये देखिए लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, डिफरेंस याद रख लीजिए, लॉन्गेस्ट नर्व सेल है, लार्जेस्ट जो है ऑस्ट्रिच एग है, ये बात याद रखिएगा, गलती मत करिएगा प्रश्न आने पे। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, सेल अपने शेप में भी वेरिएबल होती हैं। दे में भी ऑफ द डिस्क लाइक, कुछ कैसे होती हैं, डिस्क शेप में पाई जाती हैं, कुछ पॉलीगोनल होती हैं, कुछ कॉलमनार हैं, कुछ क्यूबाइडल हैं, कुछ थ्रेड लाइक हैं और कुछ इरेगुलर शेप में पाई जाती हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी फ्रॉम द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म, कह रहा सेल का जो शेप है, आकार है, उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसका फंक्शन अगर वेरी अलग अलग फंक्शन करती है तो अलग अलग प्रकार के शेप भी पाए जाते हैं सेल में। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में कुछ स्टडी करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में हम बॉटनी वाले में आपका प्रैक्टिस पेपर पूरे बैक्टीरिया की कराएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों को जानना आवश्यक है। तो ठीक है, लाइक कर दिए होंगे आप अभी तक, शेयर भी कर लीजिए भाई। और इतना ही अगर कर लिए हैं तो आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जरूर व्हाट्सअप करिए, और व्हाट्सअप करके याद रखिए कि अगर आप व्हाट्सअप करते हैं तो कुछ 24 घंटे के बाद आपको एग्जाम पॉइंट्स, कुछ प्रैक्टिस पेपर, कुछ मॉडल पेपर, कुछ आपके नोट्स, इतने आपको भेज दिए जाएंगे। और इसका मैराथन वाला जितना भी मैराथन होगा उस टॉपिक का मैराथन के एक दिन के बाद आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और सिर्फ झारखंड वालों के लिए 99 रुपीज है। झारखंड वाले JSSC लिख करके भेजेंगे, मैसेज करेंगे, और जब बिहार वाले भेजेंगे तो BPSC या BPSC PGT लिख करके ही व्हाट्सअप करेंगे। बिहार वाले 199 देंगे, चूंकि इनका बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी इनका बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ है, JSSC में बहुत सा काम हो चुका है। मैराथन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज देंगे, और ये दोनों बैच तभी तक वैलिड रहेंगे जब तक कि आपका पेपर नहीं होता। पेपर हो जाने के बाद आपकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। द प्रोकैरियोटिक सेल आर द रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल किसको रिप्रेजेंट करती है, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को, और पीपीएलओ और पीपीएलओ को, जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका नाम याद रखिए, पीपीएलओ का नाम क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका नाम होता है। दे आर ग्रेट जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन टू द यूकैरियोटिक सेल, कह रहा है जो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ये यूकैरियोट के कंपैरिजन में छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई की क्षमता बहुत तेज होती है। किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है कंपैरिजन में किसके, यूकैरियोट के। आपके घर पे विनेगर बनाए गए होंगे, सिरका बनाया गया होगा, अगर आपने देखा होगा, आपके यहाँ खेती होती होगी गन्ने की, अगर नहीं होती होगी तो आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, देखिए सपोज करिए कि गन्ना है, गन्ना शुगर केन आप सब लोग जानते होंगे, इसको निकाल दिया जाता है, इसके जूस निकाले जाते हैं। मान लीजिए इस गन्ने को आपने, गन्ने का जूस तो पिया होगा, क्रेशर पे लोग बेचते हैं तो उसको देखे होंगे, लेकिन बड़े बड़े क्रेशर होते हैं,
वहां से गन्ने का जूस ढेर सारा निकाला जाता है। उस गन्ने के जूस को मिट्टी के बर्तन में या तो किसी जो है कांच के बर्तन में अच्छी तरह से प्रिजर्व कर दिया जाता है। अब कांच भी नहीं मिल रहा तो लोग प्लास्टिक में प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर कहाँ का होगा, मिट्टी के बर्तन का होगा। इसको प्रिजर्व कर दिया गया, रख दिया गया, मतलब प्रिजर्व करने मतलब रख दिया गया। रखने के बाद क्या काम करते हैं, इसके ऊपर से खूब अच्छे से मिट्टी का लेप लगा देते हैं जिससे इसके अंदर एयर ना जाने पाए। और यहाँ पे कुछ दिन में एक बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है जिसका नाम सॉरी, फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ग्रो करते हैं। फंजाई का नाम है सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और बैक्टीरिया जो है कई उसमें बैक्टीरिया होती हैं तो वह बैक्टीरिया ग्रो कर जाती हैं। बैक्टीरिया ग्रो करके क्या काम करते हैं, ये दोनों लोग मिल करके शुगर को खा जाते हैं। जो सुक्रोज में डाइसेक्राइड पाया जाता है, सुक्रोज में क्या पाया जाता है, शुगर केन में डाइसेक्राइड पाए जाते हैं। तो जो डाइसेक्राइड पाई जाती है वो डाइसेक्राइड को ये क्या काम करता है, खा जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपनी कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी बढ़ा करके बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, तुरंत जो है इनको खा जाते हैं। बचा हुआ ये जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड, माफ करिएगा, बचा हुआ जो हिस्सा रह जाता है वो बचे हुए हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। और यही जो एसिटिक एसिड होता है इसी को बॉयल करके क्या बनाया जाता है, विनेगर बनाया जाता है। ठीक है। अब यह एसिड उपयोग में आ जाती है। कह रहा है बैक्टीरिया बहुत तेजी से रैपिडली अपने आप को बढ़ाती, बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ती, उतनी तेजी से यूकेरियाट की संख्या नहीं बढ़ती। यानी इसमें ग्रोथ रेट जो है, मल्टीप्लाई रेट या ग्रोथ रेट बहुत तेज होती, किसमें, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट के कंपैरिजन में। ठीक है। दे मे वेरी ग्रेटली इन द शेप एंड साइज, ये शेप और साइज में भी वेरिएबल है। इनके बेसिकली 4 टाइप के शेप आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। एक को कहते हैं बेसिलस जिसे रॉड शेप कहा जाता है या रॉड लाइक कहा जाता है। कोकस स्फेरिकल को कहते हैं, विब्रियो कॉमा शेप कहते हैं, और स्पाइरुलम किसको कहते हैं, स्पाइरल शेप की जो बैक्टीरिया होती है, स्पाइरल काफी देखे हैं ना, स्पाइरल शेप की जो बैक्टीरिया होती है उसे स्पाइरुलम कहते हैं। ये 4 हैं। ठीक है। 4 ही तरह के शेप की बात की जा रही कॉमन फीचर में, और वैसे तो अनेक शेप होते हैं। ठीक। कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल द फंडामेंटली सिमिलर इवन टू द प्रोकैरियोट्स एग्जिबिटेड बाय द वाइड वैरायटी ऑफ द शेप ऑफ द फंक्शन। ऑल, सभी प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, सभी प्रोकैरियोट में सेल वॉल पाया जाता है सराउंडिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और ये किसको घेरा होता है, सेल मेम्ब्रेन को घेरा होता है। पहली चीज आपको मिल गया कि सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल किसको कवर करती है, सेल मेम्ब्रेन को घेरती है, एक्सेप्ट ऑफ द माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन प्रोकैरियोट में एक और है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, याद रखिएगा इस बात को। द फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड ऑफ द सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म, अंदर का जो मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट की बात हो रही, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा रहता है, नेकेड रहता है, खुला रहता है उसी साइटोप्लाज्म में, या ये कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म में उसी में खुला रहता है। नॉट इन्वेलप इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इन एडिशन ऑफ द जीनोम डीएनए, इनका जीनोम जो होता है वो क्या होता है, डीएनए। सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, या तो सर्कुलर क्रोमोसोम डीएनए पाया जाता है या सिंगल क्रोमोसोम वाला डीएनए पाया जाता है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर डीएनए सर्कुलर डीएनए आउटसाइड ऑफ द जीनोम डीएनए, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। कह रहा है इस छोटे छोटे डीएनए को क्या नाम दिया जाता है, प्लाज्मिड नाम दिया जाता है। तो प्लाज्मिड, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स कर सर्टेन यूनिक फेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक टू सच द बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर्स इज रेसिस्टेंस ऑफ द एंटीबायोटिक्स। कह रहा किसका एक कैरेक्टर से है कि एंटीबायोटिक के लिए क्या होता है, रेसिस्टेंस का काम करता है। इन हायर क्लास, जब आप बड़े क्लास में चलेंगे, बड़े क्लास में नहीं, कल मैं आपको प्रश्न में भी करवा दूंगा, लर्न ऑफ द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में बताऊंगा आपको बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। प्लाज्मिड के बारे में, डीएनए यूज बाय द मॉनिटर ऑफ द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए में बैक्टीरियल ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है, कैसे वेक्टर डीएनए बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी का, जब मैराथन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक वन ऑफ द यूकैरियोट इन द प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। कह रहा जैसे कि यूकैरियोट में बहुत से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, वैसे प्रोकैरियोट में कोई ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे दिया गया है प्रोकैरियोट्स हैव द समथिंग्स
प्रोकैरियोट में कुछ चीजें पाई जाती हैं डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशिएट करता है, कॉल्ड मीसोसोम, उसे क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। इट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, दे आर द एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और जो ये मीसोसोम होता है, इस सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये दोनों बातें यहाँ से यहाँ तक की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे टिक कर दीजिए, आपका प्रश्न फिर खुल गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगली टॉपिक है आपकी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप मतलब सेल का जो लिफाफा है और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन स्टेनिंग का मटेरियल यहाँ पे नहीं दिया गया है। कल हम आपको कैसे स्टेन करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, चूंकि स्टेन आपसे लैब असिस्टेंट में पूछा जाएगा। चलें आगे। ठीक, तब तक आप लाइक करिए। मैं एक दो बूंद जिंदगी की, मैं एक घोट पानी पी लूं, आगे चला जाए। चलिए, सेल इनवलप और इसके मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, जब निश्चित रूप से किसकी बात करें, अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें, हैव द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवलप, इसमें केमिकल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या पाए जाते हैं, सेल इनवलप यानी लिफाफा यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पाई जाती है। अब यहाँ देखिएगा, द सेल इनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर स्ट्रक्चर। कह रहा जो सेल इनवलप है, जो लिफाफा है सेल का, वो तीन लेयर से मिलकर के बना। कितने लेयर से, तीन लेयर से मिलकर के बना है। सबसे ऊपरी लेयर की बात करें, इट इज द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है, फॉलोड बाय द सेल वॉल, उसके बाद सेल वॉल पाई जाती है, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तीन लेयर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स हैं, उसके बाद सेल वॉल है, और उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। Although each layer, अगर सभी लेयर की बात करते हैं, the envelopes perform distinct functions, they act through the single protective unit. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, बैक्टीरिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवलप, जहां पे सेल एनवलप के स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण, एंड मैनर्स विच द रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम बना लेते हैं। दोज टेक टू द ग्राम स्टेन, जो कि ग्राम स्टेन को टेकअप कर लिया, यानी जिसने ग्राम स्टेन को ऑब्टेन किया, प्राप्त किया, उससे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो नहीं लेता उसे क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया जाता है। ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन द कंपोजिशन, ये अपने कंपोजिशन में अलग अलग होते हैं, एंड थिकनेस में, और थिकनेस में, मजबूती में अलग अलग होते हैं, एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में। अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की मात्रा अलग अलग होती है, किसी में कॉम्प्लेक्स है, किसी में सिंपल है, किसी में वेरी कॉम्प्लेक्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं, और इनकी मोटापे में भी डिफरेंस पाया जाता है अलग अलग बैक्टीरिया में। इट कुड बी लूज सीथ, या कहीं कहीं पे बहुत लूज सीथ के रूप में पाए जाते हैं, जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। इन सम while द अदर इज द थिक टफ, कुछ में मोटी मोटी टफ लेयर पाई जाती है, कॉल्ड कैप्सूल, उसे क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। द सेल वॉल डिटरमाइन टू द शेप ऑफ द सेल, जो सेल वॉल होती है उस शेप, सेल के शेप को डिटरमाइन करती हैं। ए स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रिवेंट टू द बैक्टीरियम ब्रस्टिंग ऑफ द कोलैप्स, कह रहा कि यह इसको सपोर्ट देता, सहारा देता है, जिससे कि बैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होती हैं ब्रस्ट नहीं करती हैं, फटती नहीं है, या एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करेंगी, इसमें मदद करता। कौन, ये जो लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, तो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। अगर ये लूज जुड़ा है तो लूज स्लाइम है, लूज लेयर है। अगर ये थोड़ा सा टफ लेयर होती, थिक लेयर होती, टफ होती, तो उसे हम लोग कैप्सूल कह देते हैं। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है वह बैक्टीरिया हमारे बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं, जैसे कि टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी जो है, जब आपकी बॉडी में जाता है, वाटर से जाता है, और डर्टी, माफ करिएगा, इम्प्योर वाटर से जाता है। जब इम्प्योर वाटर आप पीते हैं, मान लीजिए टंकी का पानी आपने पी लिया, अब उसमें चला गया साल्मोनेला टाइफी, अब उस साल्मोनेला टाइफी के ऊपर कैप्सूल है, जबकि हमारे स्टमक में एचसीएल था, वह चाहता तो उसे मार देता, लेकिन कैप्सूल के ऊपर एचसीएल काम नहीं कर रहा, जिससे वह जिंदा रह जाता है और हमें टाइफाइड हो जाता है।
इस तरह की बैक्टीरिया जो होती हैं ये मोस्टली कैसे होती हैं, हार्मफुल होती हैं, जिनमें कैप्सूल पाया जाता है। लेकिन जो लूज सीथ वाली होती हैं इसमें मोस्टली कैसे होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं, हानिकारक नहीं होती हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, कहाँ पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा को खाती है, कर्ड में पाया जाता है, दही में। और जब ये लैक्टोबैसिलस आपके स्टमक में जाती है तो डाइजेस्टेबल हो जाती है। ध्यान सुनिएगा जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ, ये डाइजेस्टेबल हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं और विटामिन बी 12 का फॉर्मेशन करती हैं। विटामिन बी 12 को क्या करते हैं, साइनोकोबालामिन। और साइनोकोबालामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड को बनाने के लिए। इसीलिए दही खाने वाला, कर्ड योगर्ट खाने वाला नहीं, जो आप मार्केट से दही लाते हैं ये दही नहीं, जो दही प्रोसेस से बनाई गई है ये फ्रीज्ड है, फ्रीज्ड दही नहीं, जो आपकी कर्ड जो है प्रोसेस से बनाई गई है, जिसे मिल्क को बॉयल करके बनाया जाता है। अगर आप दही डेली खाते हैं 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम के बीच में, तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप नेचुरल वे में आप साइनोकोबालामिन ले रहे हैं, जो कि B12 है, जो आपकी आरबीसी की मात्रा को बनाए रखेगी। कहने का अर्थ है कि ये जो लूज वाली होती हैं या स्लाइम लेयर वाली होती हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन जो कैप्सूल वाली होती हैं मोस्टली ऐसी होती है जो आपके लिए हार्मफुल होती है, लेकिन 100% दोनों नहीं है। इसलिए आपके असर्शन रीजन में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पे आपको जाना है कहां पे, कि बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, ऐसे ही प्रश्न आएगा तो वहां पर आप बोथ आर रॉन्ग लगा सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि उसमें बीच में नॉट लगा हो, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह नेचुरली होती है आउटसाइड ऑफ द वर्ड मेम्ब्रेन सिमिलर टू द स्ट्रक्चर दैट इज द यूकेरियोट्स। ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द मेसोसोम। कह रहा है कि बैक्टीरिया में, अरे सॉरी, देखिए एक मिनट, बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार की उससे, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है और इसी में से निकली हुई एक संरचना होती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। तो ये फोल्डिंग होती है मेसोसोम की बाय एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ से फैल के बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ऑफ द सेल। द एक्सपेंशन ऑफ द बेसिकल, ये एक बेसिकल के फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे मान लो ऐसे ग्लोब के रूप में बेसिकल के फॉर्म में आ सकते हैं, ट्यूबुल्स के रूप में आ सकते हैं, ठीक है, या लैमली के रूप में आ सकते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, ये हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। किस में मदद करते हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करते हैं। रिप्लिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल से डीएनए मॉलिक्यूल का बनना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल, और डॉटर सेल में भी डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। यानी इनका मेन काम क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन द रिस्पायरेशन, ये इसी के साथ साथ रिस्पिरेशन में मदद करते हैं, सिक्रीशन ऑफ द सिक्रीशनिंग प्रोसेस में मदद करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया में मदद करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और एंजाइमेटिक कंटेंट में मदद करते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक, कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, देयर आर द मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द क्रोमेटो। अच्छा, कह रहा है कि ये बहुत तेजी से साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहा जाता है, विच कंटेन पिगमेंट, जिसमें कि पिगमेंट पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। और यही ग्रीन पिगमेंट क्या कहलाता है, इसी कारण इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये क्रोमेटोफोर होता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन पिगमेंट आ जाते हैं और ग्रीन पिगमेंट की वजह से कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है, ठीक है। अगला देखिए, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल, बैक्टीरिया सेल जो होती है मोटाइल मतलब गतिशील हो सकते हैं या नॉन मोटाइल, या तो गति नहीं कर सकते, यानी दोनों कैरेक्टर पाए जा सकते हैं, मूवमेंट करने के, नॉन मूवमेंट के। इफ मोटाइल, अगर वो गतिशील हैं, दे हैव थिन फिलामेंट, तो उसके पास एक छोटे छोटे फिलामेंट पाए जाते हैं, एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, उनके सेल वॉल के ऊपर छोटे छोटे एक्सटेंशन पाए जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया शो ए रेंज ऑफ द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ द 3 पार्ट। बैक्टीरियल फ्लैज में जो फ्लैजिला है कितने पार्ट से मिलकर बने, 3 पार्ट से, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी से मिलकर के बने होते हैं। द फिलामेंट, अगर फिलामेंट की बात करें, इज द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट जो होता है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, याद रखिएगा, मैच कराने के लिए आएगा। फिलामेंट जो होता है ये लॉन्गेस्ट पोजीशन होता है,
पोर्शन होता है, एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द आउटसाइड, और फैल करके सेल सरफेस से आउटसाइड की तरफ निकला होता है। आगे आ जाइए। बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा, फ्लैजिला तो पाया जाता है, इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को बांटा गया, ए ट्राइकस, एम्फी ट्राइकस, लोबोट्राइकस, एम्फी लोबोट्राइकस, ठीक है। उसके बाद पेरी ट्राइकस याद होगा आपको। तो ये ट्राइकस वाला जो बांटा गया है, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया बताएंगे बैक्टीरिया के मैराथन में, तो वहां कराएंगे कैसे कैसे बढ़ता है। तो इसके अलावा कह रहा है फ्लैजिला तो पाया ही जाता है, इसके अलावा दो संरचना और पाई जाती है, एक पिली पाई जाती है और फिम्बरी पाई जाती है, और आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले टू द रोल ऑफ द मोटिलिटी। लेकिन ये दो पिली और फिम्बरी जो है मोटिलिटी में मदद नहीं करते हैं, ठीक है। मोटिलिटी यानी गतिशीलता में मदद करता है सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला, इनको गत करने में पिली और फिम्बरी जो है मदद नहीं करती। तो पाई जा रही है तो कोई ना कोई काम जरूर होगा। कह रहा जो पिली होता है इसका काम क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मेडअप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन, ये विशेष प्रोटीन की बनी होती हैं। और जो फिम्बरी होते हैं स्मॉलेस्ट ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, स्प्रूटिंग आउटसाइड ऑफ द सेल, ये सेल के बाहर अंकुरित होती है, मतलब पाई जाती हैं। सम बैक्टीरिया दे आर नो टू द हेल्प ऑफ द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ऑफ द, कह रहा किसी किसी बैक्टीरिया में जो फिम्बरी होता है एक दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट होने में, स्ट्रीम से या किसी होस्ट टिश्यू से अटैचमेंट होने में मदद करता है, यानी ये अटैचमेंट का काम करता है। और पिली किस में काम करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है, किसमें, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। अब अगली संरचना राइबोसोम, आप प्रैक्टिस पेपर कल देखेंगे, राइबोसोम से खूब प्रश्न पूछे गए घुमा घुमा के, बॉटनी में जूलॉजी में दोनों में। तो पहले राइबोसोम पढ़ लेते हैं, एक नजर डालते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम आर द एंड इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम किससे जुड़ा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। द अबाउट ऑफ द 15 नैनोमीटर, कितना की 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर की इनकी साइज होती है। मेडअप ऑफ टू सब यूनिट, दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं। 50s लार्जर सब यूनिट होती है और छोटी सब यूनिट को क्या कहते हैं, 30s कहते हैं। देन प्रेजेंट उधर 70s, और दोनों मिलकर के क्या बना लेता है, 70s बना लेता, और उसी 70s को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम किसकी साइट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए, कह रहा है कुछ ऐसे राइबोसोम होते हैं जो कि एमआरएनए से जुड़े होते हैं और चेन बनाते हैं, पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट टू द एमआरएनए एट टू द प्रोटीन, कह रहा है कि ये मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करता है और किसका काम करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इंक्लूजन बॉडी क्या है, रिजर्व मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, कह रहा है रिजर्व बॉडी जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, वो स्टोर्ड बॉडी का काम करता है साइटोप्लाज्म में। परफॉर्म द इंक्लूजन बॉडी, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। अब हमको किसको पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल को, किसके बारे में पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो यूकैरियोट पे आ जाइए, देखिए हम लोग प्रोकैरियोट तक पढ़े, लगभग आपके 58 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है। अभी हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, हम लोग यूकैरियोट पढ़ेंगे, पूरा यूकैरियोट कंप्लीट करेंगे। हमने पहले ही आपसे कहा था क्लासेस लंबी होंगी, क्योंकि हम बहुत आपको एक एक चीजों को लेके चल रहे हैं। मेरे साथ एक बार पढ़ के देखिए एनसीईआरटी, आप सही से फॉलो कर लीजिए, आपको खुद ही लगेगा कि हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो चलिए मैं फिर आपको स्टार्ट करता हूं, लेकिन 1 मिनट के विराम के बाद। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपके सामने कुछ इस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल, चलिए स्टडी करते हैं और यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझते हैं। जब जो है 1969 में आर बिरचो आए, तो आर बिरचो ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दे दिया, जिसमें से मोनेरा तो आप पढ़ चुके हैं, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक सेल को दे दिया गया, तो मोनेरा तो आप पढ़ चुके। बचा कौन, आर बिरचो आए थे, माफ करिए आर बिरचो नहीं, आर्य छुटेकर ने जो है किसको दिया था, 1969 में इन्होंने दिया था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब 4 लोग बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, प्रोटिस्टा बचा है, प्लांटी बचा है, फंजाई बचा है और एनिमेलिया बचा है, 4 लोग बचे हैं। ये चारों लोगों के जितने भी मेंबर होते हैं सभी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यानी अगर आप मोनेरा निकाल दें
तो बाकी सभी कौन हो गए, यूकैरियोटिक हो गए। अब इन्हीं यूकैरियोट्स के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो चलिए बताइए जल्दी जल्दी एक एक करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, लाइक कर ही दिए होंगे आप तो। ठीक है, चलें आगे। हाँ, बिन पूछे मुझसे नाम पता रख दो। कैसे है गाना, वो गाना सुने थे ना, कौन सी फिल्म थी, बहुत अच्छा गाना था पीके में ना, कि बिन पूछे मेरा नाम पता, कुछ दूर संग चलो ना, कैसे था गाना, बहुत अच्छा गाना था वो। तो अभी याद आएगा सुना दूंगा। तो वही, बिना नाम पता पूछे आप मेरे साथ चलते रहिए, सफर और मंजिल अवश्य आपके साथ आएगी, ये भरोसा रखिए। आप ये मान चलिए कि अगर आप सच में सही दिशा में चल रहे हैं तो एक ना एक दिन आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि रास्ता कठिन हो, कांटे बिछे हों, किसी किसी को फूल बिछा मिलता है, आपके लिए किस्मत आपकी अच्छी है, कांटे बिछे मिले हैं, तो क्या दिक्कत है, कांटे पे चलने के आदती हो जाएंगे चलते चलते, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने मंजिल पहुंच जाएंगे। जितना कष्ट होगा, वो गाना था ना कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही फल पाया, उतना ही सुख पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। तो आपका कष्ट जो है एक दिन सफलता में आएगा, और वह सफलता आपके कष्ट को कहीं बहुत दूर लेके जाएगी। तो घबराइए मत, चलते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत। रास्ते पे मैंने कहा ना कि चल दिए तो चल दिए, चल दिए तो पूरा देखिए भाई, रोकना क्या है। बाद में देख लीजिएगा, अगर आप कोई काम है कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि काम की बातें अभी आगे बाकी हैं। ठीक है, अभी तो ब्रेक हुआ है, टी ब्रेक। ठीक है, चले आगे हम। इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। देयर इज द एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब होता है संगठनात्मक जुड़ाव, संगठनात्मक जुड़ाव, इतना बड़ा शब्द है, मतलब कहने का अर्थ है छोटे छोटे चीजों से मिलकर के बड़ी चीजों का निर्माण। ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन of the cytoplasm through the presence of the membrane bound organelles. Eukaryotic cell possess the organized nucleus। कह रहा है यूकैरियोटिक सेल के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप पाए जाते हैं। ठीक है, एडिशनल यूकैरियोटिक सेल हैव द वैरायटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, साइटोस्केलेटन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड पाया जाता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती, सब में डिफरेंस पाया जाता है। इवन एक ही बॉडी में पाए जाने वाले अलग अलग यूकैरियोटिक सेल अलग अलग प्रकार का काम करती हैं। इसीलिए तो आप कहते हैं कि जो टिश्यू बनता है, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर जो है ओरिजिन की सेलें एक जैसी हो जाती हैं, यानी यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होती, सेलें आइडेंटिकल नहीं होती। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द प्रोसेस ऑफ सेल वॉल। कह रहा प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर देख लें तो इसमें सेल वॉल की वजह से अलग अलग हो गई। प्लास्टिक प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, उसकी वजह से अलग हो गई। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लांट में सेल वॉल पाई गई, प्लांट में प्लास्टिक पाया गया, प्लांट में वैक्यूल्स पाए गए। ठीक, ये तो प्लांट में पाए जा रहे हैं, विच द एब्सेंट इन द एनिमल, और ये सभी क्या होते हैं, एनिमल में एब्सेंट हो जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ बात करें, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जो कि प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट इन द ऑलमोस्ट ऑफ द ऑल प्लांट। ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर है सेल का। यहाँ पर अगर देखिए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। रफ के ऊपर क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। ये लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। तो कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, कुछ होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, RER कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, चूंकि इनके साथ राइबोसोम लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए न्यूक्लियस है, इसे ब्रेन कहा जाता है, सेल का ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियोलस है, ये एकदम सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड का बना होता है और लिपिड की सिंथेसिस करता है। प्लाज्मोडेस्मेटा है, जो सेल को जोड़ने में मदद करती हैं। उसके बाद माइक्रोट्यूबुल्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं, जो ट्यूबुलिन से मिलकर बने होते हैं। किससे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स किससे बनते होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। पर ऑक्सीसोम्स और ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ आप देखिए पाई गई, आप देख पा रहे हो, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम है। और इसके बाद राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
सेल वॉल है, सेल वॉल क्या काम करता है, सेल की सुरक्षा करता है। वहीं पर अगर देखें तो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बड़ा सा वैक्यूल पाया जा रहा है, वैक्यूल ही बताता है कि प्लांट सेल है, ठीक है, वैक्यूल। और ये इसके बाद ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये बताते हैं कि क्या है, प्लांट सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जा रही है, अभी आप पढ़े थे क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और ये जो है सेल वॉल पाई जाती है। न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर के ऊपर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। गाल्जी एपरेटस है, ठीक है, कैमलो गाल्जी ने इसकी डिस्कवरी किया था। और क्या कहा जाता है, कैमलो गाल्जी ने इसकी डिस्कवरी किया था और इसे कहा जाता है गाल्जी एपरेटस, इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इधर आ जाते हैं एनिमल सेल में, देखिए गाल्जी एपरेटस है, ट्रैफिक पुलिस यही है, कैमलो गाल्जी ने इसको खोजा था। वहीं पर अगर ये माइक्रोविलाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। सेंट्रियोल्स हैं, जो कि इसका स्पेशल कैरेक्टर सेंट्रियोल का पाया जाना है एनिमल सेल में। पराक्सीसोम है, लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ द सेल है, लाइसोसोम यहाँ पे भी था ना, हाँ ठीक, आगे आ जाइए यहाँ पे, रुक जाओ भाई, हाँ अभी वो अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री आप देख ही पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों जगह सेम काम है। न्यूक्लियस को ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियोलस देख ही रहे हैं, न्यूक्लियर में एनवेलप है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। अब एक एक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, यानी जितने ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखिएगा, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। सबसे पहले डिटेल स्ट्रक्चर करते हैं किसके बारे में, एक रुक जाओ भाई, सबसे पहले हम डिटेल स्ट्रक्चर करते हैं किसके बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन स्टडीड ओनली आफ्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना आसान हो गया। जिसमें स्टडी किसकी की गई, तो आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई। मीन वाइल केमिकल स्टडी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का क्या किया गया, केमिकल स्टडी किया गया, ठीक। ह्यूमन रेड सेल आरबीसी का इनेबल टू द साइंटिस्ट डिड्यूस टू द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पाइए, दीज स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मेनली कंपोज्ड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। कह रहा कि स्ट्रक्चर ये बताया, जब इसकी स्टडी किया गया तो केमिकली ये पता चला कि जो इनकी मेम्ब्रेन है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। द मेजर लिपिड्स ऑफ फास्फोलिपिड, जो मेजर लिपिड होते हैं उसे क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। दैट अरेंज इन द बाइलेयर, और ये कैसे जुड़ी होती है, बाइलेयर से जुड़ी होती है। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। Also, the lipid is the arranged within the membrane with the polar head toward of the outer surface and hydrophobic tail towards of the inner part। कह रहा जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर पार्ट की तरफ पाई जाती है, और जो पोलर एंड है वो किधर पाए जाते हैं, आउटर साइड की तरफ पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद कह रहा है दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कह रहा है जो नॉन पोलर टेल है, ये प्रश्न पूछे गए, ध्यान से देखिएगा, नॉन पोलर टेल जो है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, जो कि जलीय अवस्था से इसे बचाता है। इन एडिशन टू द फास्फोलिपिड, अगर फास्फोलिपिड की बात करते हैं, मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन टू द कोलेस्ट्रॉल, तो मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लेटर बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जब किया गया, क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जब इसको बायोकेमिकली और अच्छे से स्टडी किया गया, पता चला, एक सेकेंड, ये कहाँ से आ जा रहा है, बायोकेमिकली जब हमने इसको मतलब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि ये जो है क्लियरली सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी, प्रोटीन से, और किससे, कार्बोहाइड्रेट से। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, अगर रेशियो की बात करते हैं किसकी, प्रोटीन और लिपिड की रेशियो की बात करते हैं, कंसीडर डिफरेंट सेल टाइप इन ह्यूमन बीन। अगर ह्यूमन बीन बात करें, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, हैड द अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ द प्रोटीन। ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, याद करिए कि पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि इन ह्यूमन बीन, अगर ह्यूमन बीन की बात करते हैं तो इरिथ्रोसाइट, और किसकी बात कर रहे हैं, इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन यानी आरबीसी की मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 52% प्रोटीन पाई गई और 40% लिपिड पाए गए, तो टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 92% हो गए। बाकी जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल ऑफ द पेरिफेरल। कह रहा है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन को दो भागों में बांट सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कह सकते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन कह सकते हैं।
Peripheral protein lie on the surface of the membrane while the integral protein partially buried of the, कह रहा है जो यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन है ये पूरी तरह से पार्शियली आर टोटली बरीड इनटू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरह से बरीड मतलब होता है दफनाया जाना, तो दफनाया नहीं गया बल्कि धंसा हुआ है, अंदर की तरफ डूबा हुआ है। आपके किचन में टाइल्स लगी होंगी, आपने देखा होगा, नहीं देखे होंगे कहीं मान लीजिए होटल पे देखे होंगे, तो उस पे चाय वगैरह ये सब लगा रहता है, तो ऐसे लगता है 3D डायग्राम की तरह लगता है बाहर की दिशा में निकल के आ रहा, और कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जैसे लगता है अंदर की दिशा में जा रहा है, एप्पल उप्पल जो लगा रहता है अंदर की दिशा में जा रहा होता है। तो दो तरह की प्रोटीन है जो पेरिफेरल की तरफ लगी है वो पेरिफेरी की तरफ बाहर की दिशा में निकल के आ रही है, वहीं पे जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो अंदर की दिशा में या तो डूबी हुई नजर आ रही है या तो डूब सकती है। बरीड मतलब होता है दफनाना, लेकिन दफनाई नहीं की अंदर की दिशा में डूबी है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, यहाँ आप देखिए ये है शुगर, शुगर मतलब सैकराइड्स हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये देखिए ऊपर की दिशा में सब प्रोटीन उभरी हुई है, देख पा रहे हैं आप। फास्फोलिपिड की लेयर है, ये फास्फोलिपिड की लेयर है, और इसका जो है यहाँ पे अगर देखिए कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है, और इसके अलावा यहाँ जो है इंटीग्रल प्रोटीन, ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन बाहर की दिशा में निकली है, इंटीग्रल प्रोटीन शरीर या तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डूबी हुई है या तो इसमें अंदर की तरफ दफनाई गई है। अब इसके बारे में बताया किसने था, आपसे कई मॉडल पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा गया है, जो एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो एक ही है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आपको वही पढ़ना है, वही याद रखना है। देखिए कह रहा एन इम्प्रूवमेंट मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय द सिंगर एंड निकोलसन 1972। सिंगर एंड निकोलसन ने सबसे पहले 1972 में एक्सेप्ट किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन्होंने मॉडल का नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी इसे कहा जाता तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल टू द लेटरली मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवर बाइलेयर, कह रहा है कि बाई लेयर से मिलकर के बनी हो, तो जो ऊपर अभी आपने मॉडल देखा कि दो लेयर ऊपर है, एक लेयर ऊपर एक लेयर बर्गर जैसे देखे ना, तो बर्गर वाली लेयर है, और इसमें जो चीज पड़ी हुई है, चीज दो तरह की हो सकता है कि अंदर वो अंदर है तो इंटीग्रल है, अगर बाहर की तरफ निकली है तो क्या है पेरिफेरल है। तो उसी तरह से ये जो है दो लेयर से मिलकर के बनी होती हैं, दोनों लेयर को क्या कहते हैं, बाई लेयर कहा जाता है, लिपिड बाई लेयर कहा जाता है, प्रोटीन और लिपिड बाई लेयर, तो दोनों लिपिड के लेयर हैं, और ऊपर की दिशा में एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक जो है पेरिफेरल प्रोटीन पाई जाती है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द मेजर बाय द फ्लूइडिटी, कह रहा है कि इसको किससे मेजर किया जाता है, फ्लूइडिटी से मेजर किया जाता है। The fluid nature of the membrane are also important from the point of the view of the function of the cell growth, formation of the intracellular junctions, secretion, cytosis, cell division, इन सब में ये मदद करता है। आगे आइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, कह रहा है कि इससे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होकर के इसके अंदर जाते हैं। आप कभी सफर करके आते हैं तो आपके परिवार के लोग कहते हैं जाइए स्नान कर लीजिए, या आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो कहता है भाई जो फ्रेश हो लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जब बाथरूम में जाते हैं हाथ पैर धुलते हैं या नहाते हैं तो उस समय जो है आपको ब्रुक ब्रांड ताजा चाय मिलती, चाय पीते ही ताजगी आ जाए, ठीक, रेड लेबल नेचुरल चाय या तुलसी वाली या सुगंधा वाली चाय, ऐसी कोई चाय नहीं मिलती वहाँ पे मिलता है आप जब अच्छी तरह से अपने हाथ पैर को धुलते हैं या नहाते हैं तो आपके बॉडी के ऊपर डिपॉजिट हुई जो डस्ट पार्टिकल वो साफ हो जाती हैं, और आपकी सेल अपने सरफेस के माध्यम से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन महसूस होने लगती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप फ्रेश हो जाइए। हिंद जो भारतीय वैदिक परंपरा है जिसे हम सनातन परंपरा कहते हैं, उस परंपरा के हिसाब से जब मेहमान बाहर से आते हैं तो उनका हाथ पैर अच्छी तरह से धुलवाया जाता था और उन्हें पानी पीने के लिए दिया जाता था, तुरंत गुड़ के साथ या किसी मीठे के साथ पानी देने की व्यवस्था है। मीठे के साथ पानी देने का मतलब है कि इंस्टेंट एनर्जी उन्हें मिल जाएगी, कोई डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड दिया जाता है जिससे उन्हें तुरंत जो है इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो, फिर उसके बाद उन्हें चाय वगैरह दी जाती है। चाय की व्यवस्था पहले नहीं थी, पहले क्या दिया जाता था, तो उसके बाद फिर डाइसेक्राइड दिया जाता था, शरबत दिया जाता था, शरबत की व्यवस्था खत्म हो गई, उसकी जगह किसने ले ली, चाय की ले ली, जो आपको क्या देता है, बूस्टिंग एनर्जी देती है ना, ठीक। तो ये बातें हैं, मान लीजिए काम की बातें हैं।
द मेम्ब्रेन ऑफ द सिलेक्टिव परमेबल, चूंकि ये सिलेक्ट करके ही चीजों को अंदर जाने देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आइदर साइड मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट एनर्जी ऑफ द कैरक। बहुत से ऐसे, इसके अलावा बहुत से ऐसे मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी रेफरेंस के अंदर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं पार्टी में और वहां के लोग आपको जान रहे हैं, तब आपको कोई रेफरेंस थोड़ी देना, आप बड़े आराम से आइए जाइए। या हो सकता है कोई वेटर हो बड़े आराम से आ जा रहा है, उसको कोई रेफरेंस नहीं देना। लेकिन अगर आप निमंत्रण नहीं मिला है और अगर आप जाते हैं तो कोई रोक सकता है आपको। तो जो बिना कार्ड के आ जा रहा है, बिना निमंत्रण का आ जा रहा है, उसमें क्या होता है, उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसे कोई छेड़ने वाला नहीं, इसको कोई एनर्जी लगने वाली नहीं। वहीं पे नेचुरल सॉल्यूट में भी क्रॉस ऑफ द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। और कह रहा है और भी क्रॉस जो होता है वो कैसे होता है, साधारण डिफ्यूजन के मेथड से होता है अलोंग ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, किस पे डिपेंड होती है, तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे हायर कंसंट्रेशन से कोई प्रोडक्ट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके जाता है। अब तो ये होगा प्रोडक्ट की बात। वाटर भी क्रॉस करेगा, वाटर में आल्सो मूव क्रॉस द मेम्ब्रेन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के डायरेक्शन में मूव करता है। मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पानी का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहा जाता है। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाई लिपिड बाइलेयर। कह रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है लिपिड नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से क्रॉस नहीं कर पाता। दे रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन फैसिलिटेट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द। कह रहा कि यहाँ पे अब काम कौन करेगा, प्रोटीन। प्रोटीन वाटर को लेगा और फिर अंदर की दिशा में पानी को भेज देता है। A few ions and molecules of the transported across the membrane against to the their concentration gradient, low concentration to high concentration। कह रहा कुछ ऐसे भी जो है क्या है, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिन्हें आयंस हैं, जिन्हें हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराते हैं। सच एज द एनर्जी डिपेंडेंट अक्रॉस टू द एटीपी यूटिलाइज। उन्हें क्रॉस कराने के लिए क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। एटीपी के थ्रू जाते हैं, यानी एनर्जी के थ्रू जबरदस्ती उन्हें पहुंचाना पड़ता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा है आपका सेल वॉल। किसकी बात करेंगे, सेल वॉल की। चलिए सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है एज यू में रिकॉल, अगर आप रिकॉल करें, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। कह रहा है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग था, ये नॉन लिविंग है, रिजिड है, मजबूत है, स्ट्रक्चर है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। फॉर्म एंड द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग पे पाई जाती है। फंजाई एंड प्लांटी, किसमें, फंजाई में और प्लांटी में। सेल वॉल नॉट ओनली कीप शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट ऑफ द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड द इन्फेक्शन। कह रहा है सेल वॉल ना सिर्फ इसको आधार देता है, संरचना देता है, बल्कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है और उसको इन्फेक्शन से भी क्या करता है, बचाता है। हेल्प टू सेल इंटरेक्शन, और सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में मदद करता है। प्रोवाइड टू द बैरियर ऑफ द डिजायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और डिजायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स में डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए भी जरूरी होता है। एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी में क्या पाए जाते हैं, सेल वॉल पाए जाते हैं। मेडअप ऑफ द किससे, सेलुलोज के। एल्गी में भी सेल वॉल पाई जाती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती हैं, ग्लेक्टेंस की बनी होती हैं, मैनेज की बनी हो सकती हैं, मिनरल्स की बनी हो सकती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। वाइल अदर प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज, ज्यादातर पौधों में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हेमोसेलुलोज की, पेक्टिन की, प्रोटीन्स की बनी हो सकती हैं। द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, प्राइमरी वॉल कैपेबल टू द ग्रोथ ऑफ द ग्रेजुअल डिमिस एंड सेल मेच्योर्स ऑफ द सेकेंडरी फॉर्म ऑफ द। ठीक है, इससे कोई मतलब है नहीं, एक सेकेंड, अरे भाई हट जाओ, हाँ यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए, हाँ यहाँ पाइए। कह रहा द मिडिल लेमिला,
मेनली कैल्शियम पेक्टेट। ये प्रश्न पूछा गया, मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। मिडिल लैमेला किसकी बनी? कल मैं प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, तो वहां पे आप देखेंगे ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन से प्रश्न मिलेंगे। कल मैं 300 प्रश्न कराऊंगा और 300 प्रश्न में से आप मान चलिए कम से कम 260 प्रश्न ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की लाइन से मिले हैं। आप खुद बताइएगा, देखिएगा ये प्रश्न आपसे कल मैं पूछूंगा, वहां पे कैल्शियम पेक्टेट आपको मैं आंसर भी बताऊंगा, चूंकि आंसर तो वही होगा। ठीक है, तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती कौन? मिडिल लैमेला। विच होल्ड टू द ग्लू ऑफ डिफरेंस नाइबरिंग सेल, कह रहा है कि ग्लू का काम करती है दूसरे सेलों को जोड़ने का। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में ट्रांसवर्स प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्टेड टू द साइटोप्लाज्म एंड नाइबरिंग सेल। आ गया जी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी अंदर पाए जाने वाली मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में चर्चा करना है। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ग्रेनुल्स, अगर एक एक मेम्ब्रेनुलर ग्रेनुल्स की बात करें, डिस्टिंक्ट इन द टर्म ऑफ इट्स, इनके टर्म की बात करें तो यहाँ पा जाएंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। दे मे बी दीज आर द कंसिडर्ड टुगेदर ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। Since the function of the mitochondria, chloroplast, peroxisome are not coordinate, एक मिनट यहाँ आप देखिए, कह रहा सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisome आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद द above component, these are not considered to the part of the endomembrane system। कह रहा कि तीनों कोऑर्डिनेशन में मदद नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत जो पहला आता है आपका क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पढ़ते हैं क्या है? Electron microscopic study of the endoplasmic reticulum eukaryotic cell reveal to the presence of network of the reticulum in the teeny tubular structure हो सकता है scattered in the cytoplasm, they are called the endoplasmic reticulum। कह रहा है छोटे छोटे स्ट्रक्चर इसमें फैले होते हैं जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। Hence endoplasmic reticulum divide to the intracellular space between two distinct compartment, luminal यानी इनसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्सटर्नल लुमिनल मतलब साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन सो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। कह रहा है कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच होता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ में राइबोसोम अटैच नहीं होता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। Endoplasmic rough endoplasmic reticulum frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis। किसमें मदद करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। They are the extensive and continuous within the outer membrane of the nucleus। The smooth endoplasmic reticulum is the major site of the synthesis of lipid। The animal cell lipid like steroid hormones of synthesis of the SR। कह रहा है कि ये steroid हार्मोन का भी सिंथेसिस करते हैं कौन? यस ईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड आपका है गाल्जी अपरेटस। आसान है, छोटे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करते चलिए। गाल्जी अपरेटस की बात करिए, कैमलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने 1898 में इन्होंने फर्स्ट टाइम पे डेंस स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर को ढूंढा। किसके पास? न्यूक्लियस के पास में एक डेंस स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसका नाम क्या था? गाल्जी अपरेटस। इन्होंने उसका नाम रख दिया, गाल्जी बॉडी नाम रख दिया। दे कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट, ये या तो फ्लैट होते हैं या तो डिस्क शेप में होते हैं या तो सिस्टर्नी शेप में पाए जाते हैं। उनके जो डायमीटर होता है 0.5 से लेकर के 1 म्यू माइक्रोन डायमीटर के पाए जाते हैं। These are the scattered parallel in the other। The number of the cisternae of the present in the Golgi complex, the Golgi complex cisternae arranged to nearly of the nucleus and distinct cis and cis forming। ठीक है, convex are the cis forming form एंड कॉनकेव ट्रांस। कॉनकेव को ट्रांस कहते हैं, याद रखिए, कॉनकेव को ट्रांस कहते हैं और कॉन्वेक्स को सिस फॉर्म कहते हैं। ऑफ द मेच्योरिंग फेस द सिस एंड ट्रांस, देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेल्स इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इससे संबंधित है तो आप कहेंगे गाल्जी अपरेटस से संबंधित है। द गाल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग।
अगर सिद्धांतता इसकी बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से किसका काम करता है, तो ये मुख्य रूप से पैकेजिंग का काम करता है। जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे आपका प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, विटामिन बनते हैं, उनकी पैकेजिंग में मदद करता है। टू बी डिलीवर टू द अदर इंटरनल सेलुलर, और जो आसपास में सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं उन्हें पहुंचाने का भी काम करता है, और कई बार आउटसाइड ऑफ द सेल भी पहुंचाता है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल फ्रॉम द endoplasmic fuse to the cyst form and the Golgi apparatus and move toward of the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remain in the close association with the endoplasmic reticulum। कह रहा है कि close association में आता है और क्या बनाता है, endoplasmic reticulum का काम करता है। In the number of the protein synthesis of the ribosome, the endoplasmic reticulum are modified into the transphase। Golgi apparatus are important for the glycoprotein and glycolipid। किसके फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या होता है, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर। कह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। यह भी पैकेजिंग का काम करता है। गाल्जी अपरेटस, गाल्जी अपरेटस की पैकेजिंग में मदद करता है। The isolated lysosomal vesicles have the been found in the rich almost of the type of the hydro। कह रहा है कि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में हाइड्रोलेजेज क्या पाया जाता है, लाइपेजेज पाए जाते हैं, प्रोटीजेज पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेजेज पाए जाते हैं, जिसका पीएच मान एसिडिक होता है। इसका पीएच मान कैसा होता है, एसिडिक होता है। आप पीएच वैल्यू पढ़े होंगे, अगर 1 से लेकर के 7 तक होता है तो एसिड होता है, और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, बेस होता है, 7 खुद न्यूट्रल होता है। तो इसका पीएच मान कैसा होता है, एसिडिक होता है। दीज एंजाइम आर केपेबल टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि इसमें कई एंजाइम पाई जाती हैं जो कि मदद करते हैं किसमें, डाइजेशन में। जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेजेज है, हाइड्रेजेज किसी के आगे एसेस लगे हों तो एसेस का मतलब होता है कि एंजाइम है, और वो जिसके आगे एसेस लगा उसी का एंजाइम है। तो कार्बोहाइड्रेजेज किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीजेज प्रोटीन को, और लाइपेजेज लिपिड को। तो ये लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिएजेज भी पाया जाता है, यहाँ नहीं लिखा गया न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिक एसिड इन सब के डाइजेशन में मदद कर देता है। कई बार ये फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के चक्कर में अपनी सेल को ही भ्रष्ट कर देता है। ऐसी कंडीशन में इसे सुसाइड बैक ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका किसको पढ़ना है, वैक्यूल पढ़ना है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कह रहा वैक्यूल जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट कंटेन वाटर, इसमें वाटर होते हैं, सैप होते हैं, स्टेटली प्रोडक्ट होते हैं, अदर मटेरियल्स पाए जाते हैं नॉट यूजफुल फॉर सेल। दे वैक्यूल्स बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। कह रहा वैक्यूल जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। कल मैं आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा तो यहाँ पे टोनोप्लास्ट से भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं। द प्लांट सेल में लगभग 90% हिस्सा जो वैक्यूल से कवर्ड होता है, और 10% हिस्सा जो है और मटेरियल्स पाए जाते हैं। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट, टोनोप्लास्ट मतलब जो इसकी मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ द आयंस थ्रू द मटेरियल्स अगेंस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल्स, हेंस कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट हायर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। इन अमीबा, अमीबा में वैक्यूल्स क्या काम करता है, अमीबा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अमीबा में यानी प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का, एक्सक्रीशन का। वहीं पे मेनी सेल्स प्रोटिस्टा के फूड वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, फॉर्म बाय द इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, जो किसका काम करते हैं, फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में मदद करते हैं। अगला आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया। आ जाइए भाई माइटोकॉन्ड्रिया पे। कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियन यू अनलेस इस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट टू द इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। कह रहा आसानी से माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ता। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज द वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजी। कह रहा है कि अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है, किस पे डिपेंड करती है, फिजियोलॉजी पे, एक्टिविटी ऑफ द सेल। The term of the shape of and size also consider degree variability observed. Typically, it square shaped cylindrical is having diameter to 0.2 to 0.1
1.0 म्यू माइक्रोन, एवरेज 0.5 म्यू माइक्रोन, लेंथ होती है 1 to 4 म्यू माइक्रोन। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और सिस्टर नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। डिवाइडिंग ऑफ द ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू द एक्वस कंपार्टमेंट। कह रहा है कि ल्यूमेन के द्वारा अलग होते हैं और जिसमें क्या भरा रहता है, वाटरी सब्सटेंस भरा रहता है। That is the outer compartment and inner compartment. The inner compartment is filled with the dense homogeneous substance. कह रहा है inner compartment, अब यहाँ देखिएगा प्रश्न आ गए आपके। जो inner compartment होते हैं वो dense homogeneous substance से भरे होते हैं, called matrix, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, matrix कहते हैं। The outer membrane filled with the continuous limiting boundary of the organelles. The inner membrane form of the number of the unfolding called to the क्रिस्टी। कह रहा वहां पे बहुत सी जो है अनफोल्डिंग होती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। देखिए जो फोल्डिंग है इसी को क्रिस्टा कहा जाता है, ये क्रिस्टी कहते हैं। कई को एक साथ लिखेंगे क्रिस्टी लिखेंगे, सिंगुलर को लिखेंगे क्रिस्टा लिखेंगे। टूवर्ड ऑफ द मैट्रिक्स द क्रिस्टी increases the surface area. The two membrane of the own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of the aerobic respiration. माइटोकॉन्ड्रिया किसकी साइट है, प्रश्न पूछा गया। एरोबिक रिस्पायरेशन की साइट होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन की साइट है। द प्रोडक्ट सेलुलर एनर्जी द फॉर्म ऑफ द एटीपीएच ऑफ द पावर हाउस ऑफ सेल। कह रहा कि एटीपी बनाता है इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। The matrix also possesses single circular DNA molecules, a few RNA molecules, ribosome, 70s compartment required to the synthesis of protein, and mitochondria divide to the fusion। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड बेसिकली किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में बहुत कम पाया जाता है। तो अगली टॉपिक आपकी प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड द यूग्लिनोइड्स। किस में पाए जाते हैं, प्लास्टिड जो है यूग्लिनोइडी में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। दीज आर इजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। इसे आसानी से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इसमें विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कलर्स एंड प्लांट। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। कह रहा है पिगमेंट के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी essential for photosynthesis. In the chromoplast, fat soluble carotenoid pigment। कह रहा है कि फैट soluble carotenoid pigment पाए जाते हैं, कैरोटीन। xanthophyll other of the present, they are the part of the plant। कुछ प्लांट में येलो, ऑरेंज, रेड कलर के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस शेप साइज ऑफ द स्टोर। एमाइलोप्लास्ट एक शब्द है, एमाइलोप्लास्ट स्टोर टू द कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। ये स्टार्च को स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटो में। प्रश्न पूछा गया है, बताएंगे हम। एलोप्लास्ट खूब पूछा गया है, आयल को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। और जबकि यहीं पे आप देख लीजिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एल्यूरोप्लास्ट, ये स्टोर करता है प्रोटीन को। तो इन सब चीजों को याद रखना होगा। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेजोफिल। कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, मेजोफिल सेल में पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, मेजोफिल एरिया में पाया जाता है। ऑफ द लीव्स दीज आर द जो है लेंस शेप्ड। कैसे होते हैं, लेंस के आकार के होते हैं, ओवल होते हैं, अंडाकार होते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वायड शेप हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं, हैविंग द वेरिएबल लेंथ। वाइड 2.4 म्यू माइक्रोन, देयर नंबर्स वेरीज फ्रॉम द 1 per cell and ऑफ ए क्लेमाइडोमोनास ए ग्रीन एल्गा। अगर एल्गी की बात करें तो कितना पाए जाते हैं, 20 to 40% ऑफ द मेजोफिल। मेजोफिल में 20 से 40% पाए जाते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन, यह भी डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो कह रहा है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया उसी प्रकार से लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन, यह भी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ऑन द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेवेंट ऑफ द लेस परमेबल, लेकिन एक कम परमेबल होता है तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया के।
द स्पेस लिमिटेड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द स्ट्रोमा। कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस बहुत कम होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। And a number of the organized flattened membranous sac like structure called thylakoid, यहीं पे thylakoid पाए जाते हैं, are present in the stroma। और कहाँ पे पाए जाते हैं? thylakoid किस में पाए जाते हैं? स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। thylakoid are arranged in the stalk like and the piles of the coin called ग्रेना। कह रहा है कि वहां पे कुछ क्वाइंस जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? ग्रेना। और सिंगुलर फॉर्म में क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। आर द इंटीग्रल थैलेकॉइड्स द एडिशनल देयर आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टेड टू द थैलेकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इनक्लोज ए स्पेस। कह रहा जो मेम्ब्रेन होता है थैलेकॉइड का, ये स्पेस से कॉल्ड ल्यूमेन, जिस स्पेस से ढका हो उसे ल्यूमेन कहते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो एंजाइम धारण करता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट आल्सो कंटेन स्मॉल, यह जो है अपने पास स्मॉल यानी कम मात्रा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है और राइबोसोम रखता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड। राइबोसोम्स आर द क्लोरोप्लास्ट smaller 70s than the cytoplasmic of the ribosome 80s। उसके बाद हो जाएगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम की बात कर लेते हैं। कह रहा राइबोसोम आर द, हाँ एक चीज देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है कि द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज स्मॉलर। कह रहा है राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रोकैरियोट की तरह होता है, और जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो कैसा होता है? 80s होता है, यानी यूकेरियोट की तरह होता है। ठीक। कह रहा राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द डेंस पार्टिकल ग्रेगर प्लेट। किसने? जॉर्ज पैलेडे ने जो है 1953 में इसने राइबोसोम को ढूंढा था। दे आर द कंपोज्ड ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंड द नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन्स। The eukaryotic ribosome are 80s while the prokaryotic ribosome are 70s। कह रहा है यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? 70s हो जाता है। ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट। सभी राइबोसोम में दो सब यूनिट पाई जाती है, लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट। टू सब यूनिट ऑफ 80s ऑफ द 60s एंड 40s while द प्रोकैरियोट में क्या पाया जाता है? 70s, जिसमें 50s और 30s हो जाता है। हेंस यस इज द सेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट है, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द इनडायरेक्टली मेजर बाय द डेंसिटी ऑफ द सेल साइज। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। आगे आ जाते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है इसको देखते हैं। कह रहा है कि एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कह रहा है साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग साइटोस्केलेटन नाम से रिफर करते हैं। दे साइटोस्केलेटन सेल इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ द मैकेनिकल सपोर्ट। इस सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मोटिलिटी देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, शेप ऑफ द सेल और शेप ऑफ द सेल को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके बाद लास्ट एक टॉपिक आपकी है सीलिया और फ्लैजिला। उसके बाद अभी 4-5 टॉपिक हैं आपकी। ठीक है, तो इसके बाद पहले सीलिया और फ्लैजिला को देख लेते हैं। कह रहा है सीलिया। सीलिया को बात करें अगर सिंगुलर फॉर्म में पढ़ें तो सीलियम हो जाएगा, और फ्लैजिला को फ्लैजिलम हो जाएगा। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन पे। सीलिया आर द स्मॉल स्ट्रक्चर which like oars causing of the movement of the cell and surrounding fluid. Flagella are the comparatively longer and responsible for the movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but they are the strictly different from the eukaryotic। कह रहा कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल रूप से यूकैरियोट से अलग होता है। The electron microscopic study of the cilium or the flagellum show that they are the covered by the किसको? With plasma membrane. The core called of the exonyma passes to the number of the microtubules running of the parallel to be long axis and the exonyma usually of the 9 tubules।
कह रहा है कि एक्सोनीमा कितने होते हैं, 9 ड्रॉपलेट्स होते हैं, रैपिडली अरेंज टू द पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, दे आर पेयर ऑफ द centrally located microtubules. Such an arrangement of the exonemal microtubules refers to as the 9+2 array. The central tubules connected by the bridge and is also enclosed by the central sheath, which is and the tubules of the each peripheral doublet of the readily spoke. The 9 radial spokes, peripheral doublet also interconnected to the inner both of the cilium and flagellum emerge to the centrioles like a structure called basal bodies. आगे आ जाते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. सेंट्रोसोम is an organelles usually containing two cylindrical structure called centrioles. They are surrounded by the uh, amorphous pericentral materials. Both of the centrioles are the centrosomes lie perpendicular to each other, sign of which of the organization like of the cartwheels. They are made up of the 9 evenly spaced peripheral fimbri tubulin protein. किससे बना होता? ट्यूबुलिन प्रोटीन से. याद रखिएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है. ईच ऑफ द पेरिफेरल फिम्बरी ऑफ द ट्रिपलेट, ये सभी ट्रिपलेट होते हैं. एडजेसेंट ऑफ द ट्रिपलेट आल्सो कॉल्ड लिंक्ड. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द centrioles is also proteinous called the hub, which is the connected with the tubules of the peripheral triplet of the radius spokes made of the protein. The centriole form of the basal body of the cilia and flagella, the spindle fibers that give rise to the spindle apparatus during cell division of the animal cell. अब इसके बाद आपका मेजर कंपोनेंट का एक आ गया जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गन. न्यूक्लियस भी एक प्रकार का क्या है? सेल ऑर्गेनेल है. फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन 1831 में एंड अर्ली इन द 1930. अच्छा यहाँ दिया गया है 1831 में. लिटरली मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन ऑफ द बेसिक डाई एज ए गिवन बाय द क्रोमेटिन. कह रहा कि इसका जो बेसिक डाई होता है, कलर होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन. और इसके बारे में किसने बताया था? फ्लेमिंग ने. द इंटरफेज न्यूक्लियस इज ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग. कह रहा है न्यूक्लियस. अच्छा न्यूक्लियस सेल में पाया जाता है जब डिवाइड नहीं करता. एंड हाईली एक्सपेंडेड ऑफ द इलेबोरेट ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन आर द मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई. Electron microscopy had the revealed that the nuclear envelope, which consists of the two parallel membranes with the space between 10 to 15 called the perinuclear space, form of the barrier between two the material present inside of the nucleus, and they are the cytoplasm. The inner membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome in it. At the membrane of the space of the nuclear envelopes is interrupted by the minute pores, while the formed by the fusion of the two membranes. The nuclear pore are the process through the movement of the RNA and protein molecule take place both the direction between two nucleus of the cytoplasm and cytoplasm to the nucleus. Normally there are one nucleus per cell. Various of the number of the nuclei are also frequently observed. Can you recollect that? कह रहा आप कुछ नाम recollect नहीं छोड़ी जाने दी. Some mature cell even lack of the nucleus. कुछ mature cell ऐसी होती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा. Some mature cell, कुछ ऐसी mature cell हैं जिसमें कि न्यूक्लियस की मात्रा नहीं होती, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या पाया ही नहीं जाता. जैसे कि रिथ्रोसाइट यानी आरबीसी. आरबीसी ऑफ मेनी मैमल्स है सीप ट्यूब ऑफ द वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल में सीप ट्यूब, और सीप ट्यूब किस में पाया जाता है? फ्लोएम में. ठीक. ऑफ द वेस्कुलर प्लांट वुड कंसिडर एज द सेल. कह रहा कि अब इसमें अगर ये हटा दिया जाए तो क्या सेल को लिविंग कहेंगे? ना लिविंग. लिविंग कहेंगे, चूंकि प्रोकैरियोट को हम लोग लिविंग कह रहे थे. ठीक है. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स are the nucleoplasm contain nucleolus and the chromatin. The nuclei of the spherical structures present in the nucleoplasm, the connected by nucleolus and the continuous within the rest of the nucleoplasm with the membrane bound or structure. Site for the
active ribosomal RNA synthesis. Larger and numerous nuclei are the present in the cell of the protein synthesis. How many recall that the interphase nucleus has the loss of the distinct network of the nucleoprotein fibers called chromatin? But during different stages of the cell division, cells show structural chromosomes in the place of the nucleus. Chromatin it contains DNA and some basic protein called histone. The non-histone protein are also RNA. A single human cell, approximately 2 meters long thread like DNA distribution of the 46 नंबर में पाए जाते हैं, 23 पेयर पाए जाते हैं क्रोमोसोम इन द स्टडी। आप कहाँ करेंगे? क्लास 12th में हम बताएंगे आपको। एवरी क्रोमो जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल इसेंशियली has a primarily construction of the centromere and the side of the disc structure called the kinetochore। कह रहा kinetochore और centromere से मिलकर के बने होते हैं। Centromeres hold two chromatids centrosomes. Base of the position of the centromeres centrosomes can be classified into 4 types. The metacentric chromosome or the middle कहाँ पाया जाता है? यहाँ देखिए मेटासेंट्रिक में द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम द मिडिल सेंट्रोमियर्स फॉर्मिंग ऑफ द टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे ऑफ द मिडिल। कह रहा मिडिल से थोड़ा दूर होगा जिससे एक भुजा बड़ी हो जाएगी, एक भुजा छोटी हो जाएगी। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? और दूर हो जाएगा जिससे एक भुजा बहुत छोटी हो जाएगी, एक भुजा बहुत बड़ी हो जाएगी। और लास्ट में हो जाएगा टेलोसेंट्रिक जिसमें एक जो है सेंट्रोमियर एक ही दिशा में चली जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद कर लीजिए। इसके बाद पूछा गया है, कहा गया समटाइम्स फ्यू सेंट्रोसोम्स आर द नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी लोकेशन, इसे सैटेलाइट क्रोमोसोम कहा जाता है। और लास्ट में है माइक्रोबॉडीज। तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड microtubules they contains of the various enzymes the present of the both plant and animal। माइक्रोबॉडी दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। तो ये था पूरा सेल का आपका। और आज ही रात में या कल की मॉर्निंग में आपको सेल डिवीजन का एक पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको मिल जाएगा सेल डिवीजन का। तो इसके बाद जब एक दोनों आपका 2 कंप्लीट मैराथन हो जाएंगे और शाम को ही आपको कल की डेट में 30 तारीख में ही आपको मिल जाएगा क्या नाम है 300 से ज्यादा प्रश्नों का सेल और सेल डिवीजन से आपके प्रैक्टिस पेपर, जो कि महा मैराथन के रूप में साइटोलॉजी का आपका होगा आपके सामने। उनका डिटेल करेंगे, मतलब बड़ा वीडियो होगा, 4-5 घंटे का वीडियो आप मान चलिए, लेकिन अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो भरोसा रखिए कि आपको अच्छे नंबर अवश्य मिलेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए।